नए साल नए जोश, कीजिए एक नई शुरुआत। एमपीपीएससी उत्कर्ष आप सभी के लेके आया है अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज में 90% तक की भारी छूट। जी हां, इस न्यू ईयर में महाबचत ऑफर में यदि आप 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक लेते हैं हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स, तो आपको मिलेगा 90% तक की महाबचत ऑफर, जहां पे आप पा सकते हैं हमारे 650 ऑनलाइन कोर्सेज पे इतना भारी डिस्काउंट, अफोर्डेबल रेट और अपनी तैयारी को बना सकते हैं मजबूत। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए ये अपडेटेड नोट्स के साथ, अपडेटेड वैल्यू एडिशन के साथ ये वीडियोस और ये कोर्सेज अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप में, इसलिए डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप और रजिस्टर कीजिए अभी। चलिए, यदि आपने थंबनेल देखा है तो आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे सामने वो है एमपीपीएससी 2024 में अभी से तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स पहले पढ़ें कि मेंस पहले पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सभी ने 2023 का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का बहुत बेहतर नंबर आए होंगे, कुछ थोड़ा कम रह गए होंगे समय के अभाव के कारण, कभी कभी रिवीजन कमजोर होने के कारण या तैयारी ना होने के कारण आपके नंबर कम रह जाते हैं। लेकिन एमपीपीएससी फिर दे रहा है मौका 2024 में आपको वापस अपना सपना पूरा करने का। तो यदि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो एक अलग सिनेरियो क्रिएट होता है, लेकिन यदि आप अभी पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो भी आपके पास 3.5 महीने हैं, जो बहुत होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों के बीच में आता है, जिस तरह से हमको यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमेंट्स में देखने को मिला कि एमपीपीएससी 2024 के एग्जाम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट होने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एमपीपीएससी 2024 अप्रैल में होने वाली है। मैं आप सभी को करंट स्टेटस यदि बताना चाहूं कि एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और 2020 का तो अब ज्वाइनिंग भी आ रही है और रिजल्ट पहले आ गया था। 21 के इंटरव्यू प्लान्ड है जनवरी फरवरी से, 22 का मेंस होने वाला है जनवरी में, 23 का प्रीलिम्स हो चुका है और मेंस होगा और 2024 की डेट आ चुकी है। तो यदि मैं कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो प्रीलिम्स की जो टेंटेटिव डेट है, जो कैलेंडर के हिसाब से जो डेट निर्धारित की गई है प्रीलिम्स की, वो है 28 अप्रैल 2024। मतलब 28 अप्रैल 2024 के बाद या 24 को ही आपका प्रीलिम्स हो सकता है 2024 का, ठीक है। कुछ बातें इस तरह से भी आगे आ रही हैं, तो उस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहा होगा, तो शायद से लोकसभा इलेक्शन के कारण कुछ महीने इसको आगे किया जाए, लेकिन अभी हमको इस बारे में नहीं सोचना है। यदि एग्जाम टाइम पे होता है तो ये है वो डी डे, ये है वो डी डे जहां पे आपको तैयारी कंप्लीट रखनी है। और यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ज्यादा बेहतर रिवीजन, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस, ज्यादा अच्छी तैयारी आपके सपने को आपके एक कदम और पास लेके आएगी। तो अभी टेंटेटिवली देखा जाए तो 28 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। यदि मैं मेंस की टेंटेटिव डेट देखूं, मेंस की टेंटेटिव डेट देखूं तो 22 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक आपके मेंस होंगे। तो यदि हम एक बेसिक आइडिया क्रिएट करें कि अभी हम दिसंबर के लास्ट में हैं, तो हमारे पास जनवरी है, हमारे पास फरवरी है, हमारे पास मार्च है, अप्रैल में आपका प्रीलिम्स हो सकता है, फिर मई और जून आपको मिलेगा 2 महीने मेंस के लिए और आपका जुलाई में है मेंस। तो इस तरह से कुछ प्लान्ड वे में हम अपनी एग्जाम को तैयार कर सकते हैं, जिसमें ये बस प्रीलिम्स ना निकले, आपका मेंस की भी अच्छी तैयारी हो। देखिए, एक सफर ऐसा होता है सिविल सर्विसेज का, जहां पे यदि आप प्री निकाल के मेंस में भी फेल हो जाए या मेंस निकाल के इंटरव्यू में भी आप नहीं सिलेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं आपको रीस्टार्ट तो करना पड़ता है। तो प्लीज बात समझिएगा, तैयारी बेहतर तब मानी जाएगी जब आप तीनों चरणों के लिए तैयार हो। आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो, आप मेंस के लिए तैयार हो और आप इंटरव्यू की भी बेहतर तैयारी कर चुके हो पहले से ही। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी पहले से होनी चाहिए, ना कि एग्जाम के बीचों में। तो स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको इन कुछ महीनों के हिसाब से अपनी पूरे आगे के कुछ दिनों को प्लान करना पड़ेगा। ये जुलाई में जब मेंस होगा
तो आपके पास 2 महीने मिलेंगे ओनली मेंस के लिए। यह शायद से पर्याप्त ना हो, उस समय पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल पड़े, टाइम का कांस्टेंट क्रिएट हो, इसीलिए आपको कुछ तैयारी मेंस की पहले से करनी पड़ेगी। यदि मेंस की कुछ तैयारी आप पहले से करके रखते हैं तो यहां पे वो टॉपिक आपके रिवीजन मोड में रहेंगे, प्रैक्टिस मोड में रहेंगे और आप उसको और बेहतर कर सकेंगे। पहली बार पढ़ने में ये सब चीजें नहीं हो पाती, तो हमको इस तरह से प्लान करना है अगले कुछ 5-6 महीने अपने, कि हमारे 2024 के मेंस की तैयारी इन 2-3 महीनों में भी चलती रहे, साथ में प्री की मजबूत तैयारी हो, जिससे हम प्री निकाल के ये जुलाई का मेंस दे सके। तो ये आज पूरी स्ट्रेटेजी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूं कि वन साइज डू नॉट फिट्स ऑल, एक साइज हर आदमी को फिट नहीं होता। मेरा प्लान शायद से आप सभी को फिट ना हो, लेकिन एक मार्गदर्शन जरूर देगा। आप इस चीज को समझिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं ये सबके लिए शायद से मतलब बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आइडियाज आपके लिए जरूर काम करेंगे। आप अपना नया रास्ता बनाइए, ऐसा नहीं कि आप टीचर्स की सुने, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की सुने, अपना तड़का जरूरी होता है क्योंकि ये आपकी लाइफ है। लेकिन हां, ये जो एक्सपीरियंस होता है हमारा बहुत सालों का खुद की प्रिपरेशन का, बच्चों को प्रिपेयर करवाने का, वो मार्गदर्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाए तो कुछ गलतियां जो हमेशा हो सकती हैं वो रोकी जा सकती हैं। कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट जो इतने सालों से हमने देखे हैं और डेवलप किए हैं वो आपको जरूर से जरूर हेल्प करेंगे। तो मेरा नाम आयुष पांडे है। चलिए बात करते हैं 2024 की, किस तरह करें बेहतर तैयारी उत्कर्ष फैमिली के साथ। तो यहां तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमारे कुछ अगले महीने प्लान किए जाएंगे और क्या टेंटेटिव डेट्स है एमपीपीएससी की। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि करें तो क्या करें। कंफ्यूजन यह है कि प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें। प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मान लीजिए केस 1, और प्रीलिम्स निकाल भी लिया, 2 महीने में क्या आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ फुल सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे क्या? ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस से पता चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं आपके आसपास, जो लोग हॉस्टल में होंगे, लाइब्रेरी में होंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन 2 महीनों में मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता यदि आपने बस प्रीलिम्स की तैयारी की है। चलिए केस 2 क्या करें। केस 2 ये कर सकते हैं कि मेंस पढ़ लेते हैं और प्री को लास्ट के 1 महीने में देखेंगे। इसमें भी एक दिक्कत है, मान लीजिए आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी रह गई, लेकिन जिस तरह से एमपीपीएससी का ट्रेंड है वो बहुत सारी चीजें आपसे रट्टाफिकेशन के थ्रू पूछता है, मतलब आपको रटी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज्ड होनी चाहिए। यदि रिवीजन कम है तो शायद से आप कुछ डेट भूल जाएं, कुछ फैक्ट भूल जाएं, और हमारा एमपीपीएससी का ट्रेंड थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है, एनालिटिकल यूपीएससी की तरह थोड़ा कम है फिलहाल। लेकिन हाँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमको दोनों के लिए बैलेंस रूप में तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप सब देख सकते हैं कि यदि हम मेंस की भी तैयारी करें और प्रीलिम्स को भी बहुत कम टाइम दें तो यहां पे एक दिक्कत हो सकती है कि आप प्री क्वालिफाई ही ना करें और लेकिन मेंस की तैयारी आपके पास है, तब भी आपका साल खराब हो सकता है। तो एक सबसे अच्छा तरीका जो बहुत से टॉपर्स ने भी बोला, अभी 2019 के टॉपर्स के वीडियोस आ रहे हैं, हमारे फेलिस्टेशन जब हुआ था टॉपर्स को, जो हमारे 2019 के एस्पिरेंट्स हैं जो एमपीपीएससी की इंटरव्यू की क्लासेस हमारे यहाँ पे ले रहे थे उत्कर्ष क्लासेस में, उन सबसे भी बात करने के बाद उन्होंने भी बच्चों को ये बोला कि सबसे अच्छा तरीका यदि होता है कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, तो वो होता है द इंटीग्रेटेड वे। प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें, जरूरी है दोनों का मिलन। यदि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट कर लिया जाए, दिस इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी बात समझिएगा, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं क्लास में कि यदि आपके पास कोई भी टॉपिक है, यदि उसकी बहुत ब्रॉड नॉलेज आप ले लेते हैं, आप एक अच्छी ब्रॉड नॉलेज मोटा मोटा तरीके से आप उसकी तैयारी कर लेते हैं, मतलब आप उसकी ब्रेड्थ कवर करते हैं, तो यही तो आपका प्रीलिम्स है, यही तो फैक्चुअल फिगर्स है, यही तो डेटाज है जो आपको बनने चाहिए। और जब इस ब्रॉड नॉलेज की डेप्थ क्रिएट होती है, आप एक डीप एनालिसिस करते हैं,
ठीक है, डीप एनालिसिस करते हैं या डेप्थ क्रिएट करते हैं, तो यही तो मेंस होता है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का एक ब्रॉड नॉलेज हो और आपको अच्छी खासी उसकी डीप एनालिसिस हो, तो आपका तो टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब इससे कोई 3 मार्कर पूछ ले, 2-3 लाइन में या शब्दों में क्वेश्चन पूछ ले, आपसे एमसीक्यू पूछ ले, आपसे एक एनालिसिस का मेंस का आंसर लिखवा ले, चाहे वो 5 मार्कर का हो या 11 मार्कर को, क्या 11 मार्कर का हो, तो असला बारूद तो आपके पास है। बस आपको आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन सीखनी है कि 3 मार्कर को कैसे लिखा जाता है, 5 मार्कर को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, 11 मार्कर में कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन क्रिएट किया जाता है और किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन को बेहतर किया जा सकता है। यह चीज प्रैक्टिस मांगती है। यदि मैं आपको बताऊं 2017-18 में जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, तो शायद से मैं बेहतर टीचर ना रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर करके बच्चों को पढ़ा के बच्चों से सीखते सीखते मैं भी आज की डेट में एक अपने आप को एक बेहतर टीचर पहले से ज्यादा तो मानता हूं, और मैं ये बेहतरी को और अचीव कर रहा हूं धीरे धीरे आप सभी से इंटरेक्ट करके। तो याद रखिएगा, पहले टॉपिक का बनना जरूरी है, और यदि आपको टॉपिक नहीं बनते तो प्रेजेंटेशन अभी दूर है। तो ये कुछ महीने ना आपको बनना पड़ेगा कि 1857 क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश का विकास में जो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है वो कितना है और कैसे और बढ़ सकता है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का चैप्टर है वो किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी सवाल जब कंप्लीट होंगे आपके, तब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता है कि प्रीलिम्स पढ़ लें, सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता कि बस मेंस पढ़ लें। आपका तरीका होता है कि टॉपिक को इंटीग्रेट करके कंप्लीट कीजिए। उसके बारे में जो भी आपको एक ब्रॉड लेवल और डीप लेवल में पता होना चाहिए, जो एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। प्लीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने क्लास के बच्चों को। यदि आप मंदिर जाते हो तो आपको पता है कि कौन सा कपड़ा या अटायर पहनना है। आप हाफ पैंट पहन के शायद से मंदिर नहीं जाते, लेकिन जब आपको क्लब जाना होता है तो आप साड़ी पहन के क्लब नहीं जाते। आपको ट्रेंड पता है ना कि भैया कहां जाने का क्या ट्रेंड है। किसी के मैयत में आप घाघरा चोली पहन के तो नहीं जाते, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रेंड क्या है, और हमारे एमपीपीएससी का ट्रेंड बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यदि आपने पिछले साल का पेपर देखा है और आपको सिलेबस का बहुत अच्छी तरह आइडिया है, तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक के इंटीग्रेशन में बड़ी मदद करने वाला है अगले कुछ महीने या आगे की तैयारी के लिए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा, आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इतने बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स हर साल निकालते हैं, मेंस लिख चुके हैं बहुत बार, लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आता। दिक्कत मेंस की आंसर राइटिंग में या आपके कंटेंट में हो सकती है। प्री निकालने पे मेंस का मौका मिलता है, इंटरव्यू का मौका मेंस निकालने पे मिलता है। तो याद रखिएगा, यदि हमसे कुछ गलती हो रही है और वो गलती होती रहेगी, हम उसको सुधारेंगे नहीं, तो हम वहीं पे पड़े रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि द बेस्ट वे इज टू गेट टू द ट्रेंड एंड सिलेबस। सिलेबस और ट्रेंड को समझिए, जहां गलती हो रही है उसको थोड़ा सही कीजिए। जो बेहतर के लिए आप स्ट्रेटेजी जा सकते हैं वो जानना पहला जरूरी होता है। उसके बाद तो एक ही चीज बचती है, मेहनत। यदि आपको पता है कि उज्जैन का रास्ता यहां से है तो गाड़ी चलानी है और कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं है उज्जैन का रास्ता कहां है, गूगल आपका चल नहीं रहा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी पे थोड़ा काम करना चाहिए, फिर एक ही चीज लगती है, मेहनत करें। तो इस चीज को समझिएगा, इंटीग्रेटेड वे टॉपर्स का भी मानना है, टीचर्स का भी मानना है, इंटीग्रेटेड वे सबसे अच्छा वे होता है यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अपने एमपीपीएससी के एग्जाम की। अब देखिए, अब केस वाइज चीजें चेंज होती हैं। कुछ बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों का प्रीलिम्स हमेशा अच्छा रहता है लेकिन मेंस में कमजोर रहते हैं, उनका प्री ही नहीं निकला है, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। तो सबको स्ट्रेटेजिकली बात करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है।
हमको पता तो है कि इंटीग्रेटेड पढ़ना है, लेकिन अब इंटीग्रेटेड का रेशियो कैसा रहेगा उसको जानने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। यदि मैं आपसे बात करूं कि आप एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में, जैसे कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने यहां लाना चाहता हूं। पहला फैक्टर है आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आपकी फिलहाल की प्रिपरेशन कैसी है, आपको प्रीलिम्स का कितना सिलेबस बनता है, आपको मेंस का कितना आइडिया है, क्या आप इससे पहले कितनी तैयारी कर चुके हैं, कहां आपको दिक्कत आ रही है, कहां आपका स्ट्रेंथ है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो बच्चा मेंस लिख रहा है 2 बार से आप उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ऐसा नहीं कर सकते। उसको बहुत से टॉपिक्स बनते हैं, उसको अपने आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन और कंटेंट पे काम करना है, लेकिन आपको तो शुरू से कंटेंट पे काम करना है। तो आप में से जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। सर कैसे पता करें? पहला चीज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और कुछ टेस्ट सीरीज जो कोचिंग में होती हैं या आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाए, यदि आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप वो टेस्ट सीरीज लिखिए। यदि आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए और देखिए कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, या आप कितना लिख पा रहे हैं, जो सोचते हैं लिख पा रहे हैं कि नहीं, और किस तरह से आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कहां आपकी स्ट्रेंथ है और कहां आपकी वीकनेस है। लेकिन यदि आप प्रीलिम्स में ही फंस रहे हैं तो देखिए कि कौन से वो टॉपिक है जो आपको बनते हैं और कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं बनते, कहां नंबर कम आ जा रहे हैं। देखिए प्रीलिम्स का पेपर एमपीपीएससी का बड़ा इजी होता है, कट ऑफ देखिए 80-80 जा रहा है, तो इजी होता है इसका मतलब ये नहीं कि निकालना इजी हो, निकालना कठिन है दोस्त। पेपर का स्टैंडर्ड इजी है लेकिन कट ऑफ बहुत हैवी जाती है, तो उसको निकालना और जो रेस है वो बहुत कठिन है। मेरी बात समझिएगा आप कि मान लीजिए आप सब 120, 130, 140 के आसपास नंबर ले आते हैं, और मैं सही बताऊं एक अच्छा स्टूडेंट जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की है 120 तो प्रीलिम्स में ले ही आता है। मतलब 60 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही रहते हैं जो उनको बन जाते हैं। मतलब एक न्यू बिगिनर का भी ना 110, 120 नंबर आ जाता है। कहानी अगले 30-40 नंबर की है। यदि ये 30-40 नंबर मिल जाएं तो आप बन जाएंगे 150, 160 के आसपास, जो कट ऑफ की रेंज है। तो प्लीज याद रखिएगा लड़ाई यहां से शुरू होती है। अब आप किस करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन में वो जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बस 110, 120 पाते हैं तो अपने कंटेंट पे काम कीजिए, जो जो टॉपिक आपको नहीं बनते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उस पे काम कीजिए और रिवीजन कीजिए और किताबें पढ़िए, स्टैंडर्ड किताबों को रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या बन रहा है, कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अपने मेंटर से बात कीजिए और अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड कीजिए। यदि आपसे सिली मिस्टेक होती है तो वो पाप है। यदि आपके गोला भरने में दिक्कत आ रही है, आप गोले गलत भर रहे हैं तो ये पाप है। और यदि आप अपना आंसर लास्ट में चेंज कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि यार गलत कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। प्लीज याद रखिएगा आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जिस इंसान को अपनी खामियां ही पता नहीं है वो कैसे सुधार लाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरी बात, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना। यदि मैं अपनी खामी नहीं जानता तो मैं अपने आप को अच्छा टीचर बनाने के लिए सुधारूंगा कैसे, और यदि मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानता तो मेरे को पता है कि मेरे को कहां पे खेलना है। तो यदि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए आपको देने पड़ेंगे कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एमसीक्यूज लगा के पता कीजिए कि आप प्रीलिम्स में कहां पहुंचे हैं करंट लेवल पे। और यदि मेंस में दिक्कत है तो एक बार आंसर राइटिंग और उसके मॉडल आंसर्स को देखते हुए, टीचर से बात करते हुए देखिए कि कंटेंट में दिक्कत आ रही है कि प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है। जो पूछा गया है वो बताना होता है, जो आपको बनता है वो नहीं बताना होता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है मेंस की आंसर राइटिंग में, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पकड़ लिया, उसके बारे में सब लिख दिया। भाई पूछा गया था व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, एनालाइज, क्रिटिकल एनालाइज, उन्होंने ऑर्डिनेंस देखा, ऑर्डिनेंस के बारे में जो बनता था सब लिख दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, उनको जितना आता था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये दिया था, जब पास हुआ यूनानिमस पास हुआ, प्रेमबल बना। भाई पूछा क्या था ये तो पूछ लो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है ये पूछा था, डेट नहीं पूछी थी, हम लिख के आ गए।
हमने क्वेश्चन पूछा लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड के बारे में इमेजिनरी लाइन शुरू कर दी। भाई ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है, आपको ये कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी ना किसी तरीके से जाननी होगी। यदि आप अपनी वीकनेस नहीं समझ पाएंगे तो सुधार नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रेंथ को दिखाना तो जरूरी है। सब परफेक्ट नहीं होते, जो इस बार के टॉपर्स हैं, पिछले बार के टॉपर्स हैं, आने वाले टॉपर्स हैं, कोई परफेक्ट नहीं है दोस्त। बड़े कम ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको लगातार मेंस इंटरव्यू दिया जाए, हर बार रैंक 1 लेके आए। हमेशा सब्जेक्टिविटी रहती है, उस साल की प्रिपरेशन, उस साल का एक माइंड सेटअप, उस साल का पेपर का सेटअप, ये बड़ा चीज डिपेंड करता है। तो थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ा लक, और आप अपने जो उद्देश्य है, मां बाप का सपना है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर आंक लीजिए, उस हिसाब से प्लान कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं, वो बस पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है, बस पढ़ रहे हैं, उनकी पीएचडी हो गई है एक सब्जेक्ट पे। लेकिन याद रखिएगा, सभी सब्जेक्ट में एक मॉडरेट तैयारी होना जरूरी है। मेरा पॉलिटी हिस्ट्री बहुत अच्छा है, नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। आपका हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, आपका ऐसे भी अच्छा होना चाहिए। आपको एक ऐसी थाली क्रिएट करनी है जिसमें सभी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह से सजाई हो, ना कि एक जगह आप बहुत ज्यादा पावरफुल है और किस पेपर में आपके नंबर्स ही नहीं आ रहे। यदि आप नॉन साइंस स्टूडेंट हैं तो साइंस को ध्यान दीजिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में ध्यान दीजिए, लास्ट में नंबर जुड़ेंगे। पूरी मेरिट पूरे पेपर्स पे बनती है, आपकी एक्सपर्टाइज का या एमए का एग्जाम नहीं है कि एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं। इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, आपको स्ट्रेटेजिकली सबको साथ देना है, सबका साथ लेना है अपने एग्जाम को पास करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है आपकी रिमेनिंग टाइम। यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो उस तरह से प्लान कीजिए अपने आप को, ठीक है। आप थोड़ा डीप भी जा सकते हैं, आप बेहतर तैयारी करने के लिए किसी टॉपिक को कंप्लीट करके उसके मेंस और प्रीलिम्स के आंसर राइटिंग्स भी साथ साथ कर सकते हैं। थोड़ा समय कम है तो करना तो वही चीज है, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप 6 घंटे कोचिंग में बैठ रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और यदि आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कोचिंग कर चुके हैं, तो आपको किस तरह से अपना रूटीन को बना के रखना है। क्योंकि जो बच्चों को मैंने देखा है जो कोचिंग आते हैं वो कम से कम 4-6 घंटे क्लास में आते हैं, डिसिप्लिन वे से उठते हैं और डिसिप्लिन वे से अपने घर जाते हैं। लेकिन जो कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, वो 11 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 1-2 घंटे तक चाय ही पी रहे हैं। तो ऐसा भी टाइम वेस्ट ना करें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसने डिसिप्लिन को पकड़ के रखा है ना, वो आगे जाके कभी पछताया नहीं है। तो प्लीज याद रखिएगा, टाइम बड़ी खतरनाक चीज है। जब ज्यादा होती है तो हम वेस्ट करते हैं, और जब कम होती है तो हम परेशान घूमते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो कुछ चीजों को बड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे अभी एमपीपीएससी 2024 में या आगे आने वाले एग्जाम में कि आपके पास टाइम कितना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसी है, और करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी कैसी है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ, एसेस योर करंट लेवल। अपने करंट लेवल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मॉक टेस्ट दीजिए। ये मॉक टेस्ट बस प्रीलिम्स के नहीं होने चाहिए, मेंस के भी होने चाहिए। मेंस भी तो लिखना है आगे जाके। थोड़े आंसर राइटिंग करके देखिए, थोड़े प्रीलिम्स के एमसीक्यूज लगा के देखिए। जो सब्जेक्ट आपको आता है कितना नंबर पा रहे हो। यदि एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आता है, उसमें यदि आप 70% नंबर भी नहीं ला पा रहे, मतलब वो आपको नहीं आता है। आपको आना और सच्ची में आने में बहुत अंतर है। तो अपने आप से पूछिए कि मैं मॉक टेस्ट प्रीलिम्स या मेंस में कितने नंबर ला पा रहा हूं। क्या मेरा सेल्फ इवैल्यूएशन है, क्या सच्ची में मेरे को ये सब्जेक्ट में पढ़ने की जरूरत है कि मैं एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच चुका हूं। आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, आपकी लर्निंग, कितना आप लर्न कर चुके हो, कितना आपको याद है, एमपी के कितने फैक्ट अभी भी याद है, कभी भी पूछ लो, ठीक है। कैसा आपका प्रेजेंटेशन है, ये सब आपको एसेस करना बहुत जरूरी है। यदि आपका असेसमेंट खराब होगा तो आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी खराब होगी। तो अपने आप को पूछिए सवाल, अपने आप को टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स मेंस का, और सेल्फ इवैल्यूएट करके अपने नॉलेज के बारे में काम कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर बताइए कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पे आपको काम करना है।
तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है आपके लिए अपने आप से सवाल करना, क्योंकि देखिए आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। आप अपने माँ बाप से भी झूठ कह सकते हैं कि आप चाय की दुकान में बैठे हैं, मम्मी का फोन आया तो बोले नहीं लाइब्रेरी जा रही हूँ या लाइब्रेरी में बैठा हूं। झूठ तो आप सबसे कह सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं कह पाएंगे। आज कह भी लेंगे तो 4 साल बाद यदि आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तो आपको सभी झूठ याद आएंगे जो आपको परेशान जरूर करेंगे। तो यदि आप अपने से ईमानदार हैं तो अपने से क्वेश्चन पूछिए कि आप कहां पे खड़े हैं और अपने आप को इवेल्युएट करके अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो जाता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैंने जिस तरह से इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपके पास अब तो दिसंबर खत्म ही हो गया, अब तो न्यू ईयर पार्टी है, आराम से मनाइए, ठीक है, लेकिन जनवरी से एक नया रिजोल्यूशन लेना है कि इसी साल बनना है आपको डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तो 3 स्टेप्स पे हम बात करेंगे। यहां पे पहला स्टेप ये है, यहां पे हम 3 स्टेप पे बात करेंगे। पहला स्टेप ये है और यहां आपकी मंजिल है। तो पहला स्टेप ये है, मेरे हिसाब से यदि आपकी करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऐसी है कि जहां पे आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो लेकिन बेसिक नॉलेज है आपको, और यदि आप पुराने खिलाड़ी हो, आपको बनता है चीजों को, तो अपनी असेसमेंट के हिसाब से आपको जनवरी माह में ये जो 31 डेज हैं आपके, ये जो 31 डेज हैं, इसमें आपको मेंस में फोकस करना चाहिए। लेकिन मेंस में भी किसको सर? द अनकॉमन को। सर ये अनकॉमन क्या होता है? अनकॉमन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, प्रीलिम्स में नहीं आते, क्योंकि आपको सबसे पहले पता है कि आपका प्री निकल भी गया तो आपको 2 महीने मिलेंगे, उसमें रिवाइज करोगे कि आंसर राइटिंग सीखोगे या करोगे या सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में नहीं आते, सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में नहीं आते, द अनकॉमन सब्जेक्ट, उनको 31 डेज में जनवरी में आपको करनी चाहिए मेंस की मेहनत। जैसे आपका पेपर 6 में बड़ी नॉलेज की जरूरत होती है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप एक अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, आप जीएस की जितनी अच्छी तैयारी करते हैं उतनी अच्छी आपकी थिंकिंग होती है, और जितनी अच्छी थिंकिंग होती है फिर आपको उसको ये जब लेख में उतारना है तो प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, अच्छी वोकैबुलरी चाहिए होती है, स्टाइल चाहिए होती है। तो अभी कुछ ऐसा तैयार कर लीजिए जनरल स्टडीज के हिसाब से कि आपकी एक प्रेजेंटेशन स्टाइल बन जाए, ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। तो जीएस के जितने भी टॉपिक्स ऐसे में आ चुके हैं उसको तैयार कीजिए, उसके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा कीजिए जो प्री और मेंस के फैक्ट के भी रूप में काम आएगी। पेपर 6 की तैयारी आपको कुछ प्रैक्टिस इस महीने कर लेनी चाहिए, जिससे आगे जाके आपको 6 में टाइम नहीं मिलता और फिर लास्ट में थोड़े कम नंबर आते हैं और आपका डीसी का सपना नायब तहसीलदार में रुक जाता है। तो पेपर 6 को जरूर देखिए। पेपर 5 भी इजी होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पेपर 5 अभी से पढ़ना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आप पूरे जीएस में टॉप कर सकते हैं लेकिन आप हिंदी में टॉप नहीं कर पाएंगे यदि आपने पहले से ध्यान नहीं दिया है। तो जनवरी माह में आपको पेपर 5 में काम करना चाहिए। आपको पेपर 4 भी देखना चाहिए, पेपर 4 भी देखना चाहिए जो एथिक्स या फिलॉसफी का टॉपिक है। अभी से पहली बार पढ़ा रहेगा तो जब आप मेंस की गैप में जब एथिक्स पढ़ोगे तो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा। एथिक्स फिलॉसफी को तैयार करने में 3 से 4 रीडिंग जरूर चाहिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एक बार में समझ आ सकती है, लेकिन एथिक्स की तैयारी समय मांगती है। तो यदि इन 31 डेज में बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, यदि आप जनवरी 2024 में, जनवरी के 31 दिन में पेपर 6, 5 और 4 की जो अनकॉमन है, जो प्रीलिम्स में नहीं आते, उसमें बहुत सा टाइम देके अपनी तैयारी को यहीं पे कंप्लीट कर लें, जिससे छुट्टियों में जो मेंस की छुट्टियां होती हैं उसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ना पड़े, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़े, इस पे रिवीजन करना पड़े और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत करनी पड़े। इसलिए ये 3 पेपर का यहां कंप्लीट करना जरूरी है। आप बोलोगे सर कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया,
तो कोई बात नहीं, पेपर 3 और पेपर 2 के जो अनकॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के कुछ सवाल, सोशोलॉजी, एचआरडी, एजुकेशन, पबएड, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ पेपर 2 और पेपर 3 के टॉपिक्स हैं जो प्री में टच तो करते हैं लेकिन ज्यादातर मेंस में ही आते हैं। इसको भी अभी से ही तैयार कर लीजिए। इसके जो भी नोट्स बनने हैं कि क्या क्या इसमें जाता है, क्या पूछा जाता है, इसको यदि पहले से ही नोट्स तैयार होंगे ना तो उस समय आप पैनिक नहीं करोगे। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है प्री निकालने के बाद वो जीएस के पेपर 1-2 में बहुत खुश होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो ढूंढना शुरू करते हैं सर पेपर 3 के नोट्स मिल जाते, वो पेपर 2 पार्ट बी और पबएड थिंकर के नोट्स दे देते सर तो हम पढ़ लेते। तुम पहली बार पढ़ना शुरू करोगे तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, बस आप मेंस में लिखने के लिए कुछ इकट्ठा सामान कर रहे हो और आप उसको अच्छी तरह पेश नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा, मेरा यह मानना है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहते हैं तो इन 31 डेज में जो भी अनकॉमन सब्जेक्ट हैं जनवरी के, उस पे आपको काम करना चाहिए। आपको पेपर 4, 5, 6 में काम करना चाहिए। पेपर 3 बहुत वास्ट है, जो ऐसे अनकॉमन टॉपिक्स हैं जो बाद में आपको ना पढ़ने पड़े, मैथमेटिक्स हो गया, स्पेस हो गया, टेक के बहुत सारे पार्ट हो गए जो आपको प्री में भी काम आएंगे, उसको पहले से तैयार रखिए। पेपर 2 में जो इंडियन पॉलिटी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एचआरडी है, सोशोलॉजी है, आपकी क्या बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, थिंकर्स है, उसको पहले से ही तैयार रखिए। तो ये 31 दिन आपको इतना करना चाहिए। साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। जो भी लिखिए सर, मैं कह रहा हूं नहीं बन रहा है तब भी लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस तो कीजिए। आपने बचपन में ड्राइंग करना सीखा था, बचपन पे पैदा होके आप ड्रॉ करते थे, पूरी दीवार खराब कर देते थे, लेकिन कुछ साल बाद आपकी वो दीवार की पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से पेपर में बनाई थी आपने, और जितने प्रैक्टिस करते रह गए उतने अच्छे आपकी आर्टिस्टिक वैल्यू क्रिएट होती गई। यदि आप पहले दिन से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पहले दिन नहीं, अगले 2-3 महीने में आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, आपकी प्रेजेंटेशन में सुधार आएगा, कंटेंट जो दिमाग में चलता है जो लिखते हो उस पर एक सिंक्रोनस आइडिया भी क्रिएट होगा जो आपका टाइम भी बचाएगा मेंस लिखते समय। बहुत से बच्चे हैं जो प्री निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है और क्या कंटेंट यूज करना है, क्या कंटेंट छोड़ना है। हमको ऐसा लगता है कि हमको सब बनता है इस टॉपिक के बारे में, सब लिख देंगे आज जाके, नहीं, जो पूछा गया है उसको किस तरह प्रेजेंट करना है। देखिएगा, आप 2 थाली देखिए, दोनों में सेम कंटेंट है लेकिन एक को सजाया गया है गार्निशिंग करके, अच्छी तरह सजाया गया है, उसके कुछ नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो जनवरी के 31 दिन में अनकॉमन्स पढ़ना है आपको, यह आपका स्टेप 1 है और आपको इस तरह से अपनी जनवरी को प्लान करना है। अगला स्टेप यदि आप देखोगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपके पास 2 महीने हैं। आप में से जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेंस में इतना टाइम दे देंगे तो प्री कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए स्टेप 2 है दोस्त। मैंने बस जनवरी मांगा है आपसे ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो बस मेंस की बात करेंगे। मैं बात करना चाहता हूं फरवरी और मार्च में। फरवरी थोड़ा छोटा होता है, मार्च में अच्छा टाइम मिल जाता है आपको। फरवरी और मार्च में आप फिर मेंस की तैयारी ही रखेंगे, लेकिन द कॉमन, ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में कॉमन है, ऐसे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में कॉमन है, मतलब अब आता है आपका फेवरेट पेपर 1 भाई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपका एमपी हो गया, पेपर 2 में पॉलिटी हो गया, ठीक है, पेपर 3 आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट इस बार बहुत पूछा था, आईसीटी हो गया, ये पॉलिटी के साथ कमीशन फ्री आता है, कमीशन हो गया,
अब 2 महीने हमको ऐसे टॉपिक उठाने हैं जो द कॉमन्स हैं, मतलब जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में। यहां पे हम 2 तरफा खेल खेलेंगे, हम प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे, हम मेंस की भी तैयारी करेंगे। हमने 3 टॉपिक तो पहले ही खत्म कर दिए हैं जो ओनली मेंस में आता है। ये 2 महीना हमारे पास है कि हम करेंगे प्री और मेन की इंटीग्रेटेड तैयारी। जो भी टॉपिक आप उठाएंगे वो प्रीलिम्स और मेंस में इंटीग्रेटेड वे में पढ़ लीजिए। प्री की भी तैयारी और मेंस आगे का आपने ध्यान रखा हुआ है। ये वो टाइम है जब आपको आंसर राइटिंग करते रहना है। आंसर राइटिंग जो जनवरी में शुरू की थी अब वो बेहतर हो चुकी होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है और अब शुरू करना है एमसीक्यू सीरीज। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हैं, 1000, 500, 1500 कितनी टेस्ट सीरीज चलती हैं, यूट्यूब में कितने एमसीक्यू सीरीज चल रही हैं, आपके पास कितनी किताबें होंगी स्टैंडर्ड एमसीक्यू की, घटना चक्र कितनी फेमस है, लूसेंट कितनी फेमस है। आपको अब इन 2 महीनों में प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की बनाए रखनी है, जो आपको 3 महीने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और एमसीक्यू सीरीज यदि आपने 2 महीने लगाए हैं तो आप आराम से 5-6 हजार 7 हजार से ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बहुत सी चीजें रट गई होंगी, बहुत से फैक्ट मेंस के लिए भी तैयार हो गए होंगे कि इसको ऐसे लिखना है, यहां लिखना है, और प्रीलिम्स की भी तैयारी बेहतर हो चुकी होगी। तो अगला स्टेप जो आपका होता है द कॉमन, फरवरी मार्च में आपको तैयारी करनी है ऐसे टॉपिक्स की जहां पे कॉमन प्रीलिम्स मेंस के टॉपिक्स हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी जनवरी से और एमसीक्यू सीरीज अब ऐड हो जाएगी आपके टाइम टेबल में। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, अटैक, क्योंकि ये तीसरा महीना है अप्रैल महीना। इस अप्रैल महीने में आपको करना है फुल अटैक ऑन प्रीलिम्स। अब आपकी मोटा मोटी एवरेज 3 महीने की मेंस की तैयारी है। 2 महीने के कॉमन सब्जेक्ट, 1 महीने के अनकॉमन सब्जेक्ट, 3 महीने की मेंस की तैयारी और 2 महीने आपको आगे मेंस के मिलने वाले हैं। 5 महीने की मेंस की तैयारी आपका काम बना देगी और मेंस की तैयारी के साथ आपके कॉमन प्रीलिम्स के टॉपिक्स भी बहुत अच्छी तरह तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने उस टॉपिक को पूरा पढ़ा है मेंस लेवल पे। तो अब ये टाइम है अटैक करने का। आपको लगानी होंगी प्रीलिम्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, नए फैक्ट तैयार करने हैं, पुराने फैक्ट रिवाइज करने हैं और इस अटैकिंग वे में आप अगले 24-25 दिन, 24 तारीख को तो एग्जाम है मान लीजिए, तो अगले 15-20 दिन में आपको फुल अटैक करना है प्रीलिम्स पे। आपकी बहुत सी तैयारी लेवल 2 महीने पहले ही हो चुकी है। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके फेब मार्च में कंप्लीट नहीं हुए, जो फेब मार्च में नहीं पढ़े गए, अप्रैल में इतना टाइम है कि आप आराम से स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो बस प्रीलिम्स में पूछा जाता है, उसको आप इन 24 दिनों में 20 दिन में तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर रिवीजन, ये वो टाइम है, फ्रीक्वेंट रिवीजन, ये वो टाइम है जहां पे एक ही चीज आपका भगवान है, रिवीजन। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते याद हो गई, रात को तुम वॉशरूम जाते हो बिना लाइट चालू किए, आपको पता है कहां जाना है, वैसे इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपको पता हो किताब के कौन से पॉइंट में कहां क्या लिखा है, किस किताब में क्या लिखा है। और इस एमसीक्यू को आंसर मेरे को पता है सी होगा, इससे ज्यादा नहीं पता लेकिन सी होगा, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है। इस लेवल पे अटैक कीजिएगा कि आप एनिमल बन जाएं। आपने पिक्चर देखी होगी एनिमल, तो उस तरह से अटैक कीजिए कि आप प्रीलिम्स को फाड़ दें और मेंस की तैयारी आपके पास पहले से ही है और आप अपना सपना करें पूरा। कुछ मंत्र हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, द मंत्रास। पहला मंत्र दोस्त, पहला मंत्र आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज कीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता नहीं चलेगा और ट्रेंड का आइडिया नहीं लगेगा। यदि आपने प्रीवियस 4-5 साल के पेपर नहीं लगाए हैं
तो आपको कहां से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड रहता है, यदि ये आप नहीं जानोगे तो आपका रास्ता बड़ा ऐसा हो जाएगा कि आप बस घूम रहे हो और भंवर कुआं में भंवर बन गया है। ठीक है, आपका रास्ता, आपकी स्ट्रेटेजी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, जो आपके लिए भगवान है, आपके लिए अल्लाह है, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस के टाइप को देखिए प्रीलिम्स और मेंस में, इस पूरे 3-4 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोट मारिए। आपको पता होना चाहिए कौन से साल ये क्वेश्चन आया था, ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है। चंबल नदी के बारे में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज ये होती हैं, इस पे ये क्वेश्चन आता है, अगली बार चिनाब नदी पे आएगा या किसी भी चीज पे आएगा। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। मंत्र नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहना। यदि आप मोटिवेटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है और कंसिस्टेंट है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। याद रखिएगा, रस्सी आती जाती पत्थर पे भी निशान बना सकती है। तो तुम यदि कंसिस्टेंट हो, रोज 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो 6 घंटे में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन प्लीज मोटिवेटेड रहिए, मत सोचिए, नेगेटिव लोग से दूर रहिए। इंस्टाग्राम परेशान कर रहा है तो बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम आपको रिवाइव कर रहा है कि हाँ यार 15 मिनट इंस्टाग्राम कर लिया, अब पढ़ाई करते हैं, तो चलते रहने दीजिए। सोशल मीडिया इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप हो सबसे बड़ी दिक्कत। सोशल मीडिया में 2 प्रकार के पेजेस होते हैं, एक एंटरटेनमेंट, एक पढ़ाई वाले। आप किसको चूज करते हैं, आपके ऊपर है। इंटरनेट में भी पढ़ाई के ब्लॉग भी मिलते हैं और पॉर्न भी मिलता है। आप किसको देख रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे आपको गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, आपको अपने आप पे निकालना चाहिए, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया। बहुत सारे अच्छे पेजेस भी हैं सोशल मीडिया में, आपको एमपी गवर्नमेंट की कितने फैक्ट्स देखने को मिलते हैं एमपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे। तो ऐसा ना करिए भाई, झूठ अपने से नहीं बोल सकते, ये याद रखिए अपने के पास। मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आपको यदि यूपीएससी या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो डेडिकेशन और परसिवरेंस बहुत जरूरी है। आपका डेडिकेटेड होना अपने सपने के लिए, आपका परसिवरेंस, बार बार पेशेंटली मेहनत करते जाना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते जाना बड़ा जरूरी है। अपने आसपास के पीपल को सपोर्ट कीजिए, एक अच्छा ग्रुप बनाइए ना। आपके इतने सारे दोस्त होते हैं, ऐसा ग्रुप बनाइए जो साथ में पढ़ाई की बात करे, साथ में सपना देखे नरोहा जाने का, साथ में सपना देखे एक साथ डिस्ट्रिक्ट में बवाल मचाने का। ऐसे लोग के साथ जुड़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कीजिए, अच्छा ग्रुप बनाइए। जो दोस्त आपको हर तीसरे दिन चाय की दुकान में बुला रहा है उसको मना कीजिए, उसको बोलिए चल तुझे मैं लाइब्रेरी दिखाता हूं, कैसी है लाइब्रेरी, बड़ा मजा आता है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है, माँ बाप का हो या दोस्त का हो। यहां तो माँ बाप है नहीं, दोस्त ही हैं। अच्छे दोस्त बनाइए, पॉजिटिव दोस्त बनाइए। मैंने अक्सर देखा है, अभी इंटरव्यू का भी रिजल्ट आया 2019 का, 20 का भी देखा, इससे पहले भी रिजल्ट देखते आया हूं। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी किया था, मैंने वहां भी देखा है, जब एक ग्रुप अच्छा होता है ना, उसके सभी बंदे या बंदियां एग्जाम निकालते हैं, आज नहीं तो कल निकालेंगे। ठीक है, उनका पूरा ग्रुप निकलता है। आप एक चीज देखिएगा, आईआईटी एनआईटी वालों का ग्रुप होता है, उनके 10-15 लोग का ग्रुप है, आज नहीं तो कल 2-3 साल के अंदर वो 12 के 13-15 कुछ लोग बच सकते हैं, लेकिन वो पूरा ग्रुप निकालता है। बड़ा जरूरी है ग्रुप, बहुत जरूरी है सपोर्ट सिस्टम। याद रखिएगा, अच्छे लोग के साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे की तैयारी को। ठीक है, बड़ा जरूरी होता है ऐसे ग्रुप। द थर्ड मंत्रा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो था। ऐसे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, आप उत्कर्ष चैनल पे ढूंढ सकते हैं मेरे और स्ट्रेटेजिकल वीडियोस। रिमेंबर, याद रखिएगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो हर एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करता है, प्रीलिम्स और मेंस को, इज द बेस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। आप कोई भी तैयारी बस प्रीलिम्स की करते हैं या बस मेंस की करते हैं तो आपका बस एग्जाम कुछ ही निकलेगा, या तो बस प्रीलिम्स निकलेगा या बस मेंस निकलेगा, टोटल एग्जाम नहीं निकलेगा। बेस्ट तरीका है एग्जाम की तैयारी का बैलेंस्ड अप्रोच, जहां पे आपकी पूरी तैयारी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी को साथ में। जो मैंने टॉपिक बताया था सबसे पहले, द इंटीग्रेशन, सबको लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। तो प्रीलिम्स का भी विकास कीजिए, मेंस का भी विकास कीजिए। और यदि आपको प्रीलिम्स और मेंस बनता है तो यही तो है, बोलना ही तो है जो सीखा इतने सालों में। तो प्लीज याद रखिएगा, ये मंत्र है कि आपको सक्सेसफुल बनना है
तो इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना पड़ेगा। और प्लीज याद रखिएगा, आप प्लीज याद रखिएगा, वी आर वॉट वी बिलीव वी आर। हम वो होते हैं जो हम बिलीव करते हैं। आप अपने आप को रोज कलेक्टर मानिए, किसी दिन कलेक्टर बन के तैयार हो जाएंगे। आप अपने आप को रोज चोर बोलिए तो आप मस्त चोर बन जाएंगे। यू आर द वे यू बिलीव यू आर। प्लीज याद रखिएगा, वॉट वी आर वॉट वी बिलीव वी आर। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। हर दिन सपना देखिए कि मैं कलेक्टर होता तो ये करता, मैं ऐसे करूंगा। इतना भी मत देखिएगा कि आप काम करना बंद कर दें, लेकिन बिलीव कीजिए अपने आप पे। यदि यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंचना है। संघर्ष की रात एक बार तो सुबह की किरण के बाद खत्म होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और उत्कर्ष फैमिली हम सब आप सभी के साथ है। यदि एमपीपीएससी का सपना देखा है तो उत्कर्ष आप सभी के साथ है। और बहुत अच्छा मौका दे रहा है उत्कर्ष आपको 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक हमारे सभी कोर्सेज में मिलेंगे 90% तक के भारी डिस्काउंट। यदि आप कह रहे हो ना कि पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब आप वही प्राइस रेट में वही जो मटेरियल जो हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को देते हैं, हम जो लाइव क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वही मटेरियल वही अपडेटेड क्लास आपको मिलेगी 90% की डिस्काउंट पे, आपके घर पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो ऐसा मौका मत छोड़िएगा। एक नया साल अपने आप को रिजोल्यूशन दीजिए अपना सपना पूरा करने का। और याद रखिए, ये सेल आप लोग के लिए क्या पता ऐसा एक बूंद की तरह रहे, ऐसा बूंद बन जाए कि आप कलेक्टर बन जाएं और आपने जो सोचा था आप उसको पार कर लें। तो मेरी यही आशा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना एक अच्छा माइंड सेटअप बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए नए साल के लिए। नए साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज है एमपीपीएससी की तरफ से। एमपीपीएससी की बहुत साल की जो एक रुकावट थी एग्जाम की, वो क्लियर होती दिख रही है। तो 2024 एक सुनहरा साल होगा और हमारे लिए भी कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे गाइडेड बच्चे एग्जाम निकालेंगे तो हमको भी गर्व महसूस होगा। आप अपने माँ बाप, अपने गांव को गर्व महसूस कराएंगे। कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेटेजी बना लीजिए अगले साल की अभी से ही और लग जाइए अपने काम पे। मैं आयुष पांडे उत्कर्ष की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बधाइयां देता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि कोर्सेज अवेलेबल हैं। डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष के ऐप को, 90% तक की छूट पे अपना सपना पूरा कीजिए। उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है।